पूर्व मुख्यमंत्री मनीष चंपाय बाबू कब क्या बोलते उनको खुद ही पता नहीं रहता है। आपको पता है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो आदिवासी महिलाएं गैर आदिवासी शादी करते उनका आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, वो ये भी किया। और दामाद वो किसको बना के रखे? आप खोज लीजिए उनके अपने घर में। जो व्यक्ति खुद ही अपना घर में अपना सुरक्षण नहीं कर पाया, वो क्या पूरे झारखंड के लोगों को संरक्षण देगा? वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि अब जैसे ही वो दिल्ली गए, दिल्ली से चश्मा बदला, आरएसएस का चश्मा पहना। चंपाय सोरेन इकलौते नहीं न हैं, एक निशा उरांव है। वो निशा उरांव के पिताजी रामेश्वर उरांव सरना धर्म कोड की लड़ाई लड़ते हैं। निशा उरांव सरना सनातन एक का नारा लगाती है। और कि मैडम निशा उरांव खुद ही रूढ़ी प्रथा को त्याग कर उसका अवहेलना करके जो है कि दूसरा समाज में गई है। तो उन्होंने मुझे कहा, पहले हम लोग उनको बुला रहे थे अपने कार्यक्रम में, अब हमने मना कर दिया। तो जो है कि वो मटियामेट करने का अभियान चला रही है, बहुत ही दुर्भाग्य है और आने वाले पीढ़ी उसको जो है कि माफ नहीं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस मसले पर निश्चित रूप से इन लोगों ने साबित कर दिया कि ये धांगर ही है। और मैं इनको कुपड़ भी बोलता हूँ। कुपड़ इसलिए बोलता हूँ, इसमें से कई लोग ईसाई मिशनरियों के द्वारा संचालित स्कूल और कॉलेजों में पढ़े हैं, लेकिन है कुपड़। अब मैं तो उस पास्टर को भी कुपड़ बोलूंगा जिसको कुछ एबीसीडी पता नहीं है और सबको स्वर्ग भेजने के लिए जो काम कर रहा है। आज भी उनको घोड़ी में बैठने नहीं दिया जाता है। आज भी बहुत सारे दलित जो है कि मंदिरों में नहीं जा सकते हैं। ये सब चीजें हैं कि आदिवासी वर्ण और जाति व्यवस्था में नहीं आता है। आदिवासी एक काबिलियत व्यवस्था है जिसका आधार जो है कि समानता है। हालांकि हमारे साथ भी नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव होता है। शेड्यूल कास्ट के साथ जो भेदभाव होता है जाति के आधार पर होता है। और ये जो एसटी समाज के साथ जो भेदभाव होता है वो नस्ल के आधार पर। हाँ, मैं तो सुना जनजातीय सुरक्षा मंच का एक कुपड़ बोल रहा है, जानते क्या आप, झारखंड सरकार गिर जाएगी क्योंकि 10 आदिवासी जो विधायक हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं, उनका जो है कि सदस्यता खत्म। कहां से ये लोग लेके आते हैं ऐसा ज्ञान, महाज्ञान। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कुपड़ है। आपकी दोहरा लाभ इस तरह से है कि आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है तो मिशनरी स्कूल में पढ़ता लिखता है और एसटी आरक्षण से नौकरी ले लेता है। सरकार की गलत नीति, अमेरिका के सामने सरेंडर करने की वजह से गैस हम लोग को नहीं मिल रहा है। जब डिलिस्टिंग आरएसएस का एजेंडा है, धारा 370 हटवा दिया आरएसएस ने। 12 साल से इनकी सरकार केंद्र में है। ये लोग क्यों विधायक ये बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? किसी आदिवासी नेता को, दलित नेता को, ओबीसी नेता को जातिवादी नेता बोलते हैं। लेकिन वर्ण और जाति व्यवस्था किसने लाया? ये स्वर्णों ने लाया, वही तो लाया है, दूसरा तो नहीं लाया है। तो लाने वाले देश में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था स्थापित करने वाले आप, और जातिवादी जो है कि नेता और जातिवादी लोग कौन हो गया? दलित, आदिवासी और ओबीसी। जोहार, नमस्कार। अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव लगातार। दोस्तों, फ्रेम में जिस शख्स को देख रहे हैं परिचय के मोहताज नहीं। ग्लैडस्टोन डुंगडुंग लेखक हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आदिवासी मुद्दे पर, आदिवासी समाज के मुद्दे पर झारखंड की एक बेहद मुखर आवाज है। ग्लैडस्टोन डुंगडुंग आज हमारे साथ इसलिए आए हैं या इसलिए मुखातिब हुए हैं कि कल 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया। अहम फैसला इस लिहाज से उस फैसले को कई नजरिए से देखने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में फैसला सुनाया है कि जो भी व्यक्ति भले ही वो जन्म के आधार पर अनुसूचित जाति का हिस्सा हो, लेकिन यदि वो अपनी परंपराओं को छोड़ देता है, अपनी प्रथा को छोड़ देता है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म से बाहर जाकर धर्मांतरण करता है, यानी ईसाई और मुस्लिम बनता है, तो अनुसूचित जाति की उसकी जो सदस्यता है, अनुसूचित जाति के रूप में जो उसे विशेषाधिकार मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज मिली है, वह उसका उपयोग नहीं कर सकेगा। लेकिन इस फैसले के बाद जनजातीय सुरक्षा मंच से लेकर राइट विंग के तमाम संगठनों में एक खुशी की लहर देखी जा रही है। उन्हें लग रहा है कि जो फैसला
शेड्यूल कास्ट के संबंध में आया है, अंतर्गतवा वह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के मामले में लागू होगा। और जो धर्मांतरित आदिवासी हैं या धर्मांतरित ईसाई हैं, अब उन्हें आरक्षण का लाभ पर विराम लग जाएगा, ताला लग जाएगा। तो चूंकि ग्लैडस्टोन जी चीज़ों को देखते समझते रहे हैं, लिखते रहे हैं, देश विदेश में आदिवासी मुद्दे पर सुविख्यात हैं, तो ग्लैडस्टोन से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। ग्लैडस्टोन जी आपको जोहार। मैंने अपने इंट्रो में ठीक कहा, बिल्कुल एक खुशी की लहर तो आरएसएस, राइट विंग्स और जनजातीय सुरक्षा मंच में देखी जा रही है। वो मान रहे हैं क्या नकल जो कन्वर्टेड आदिवासी हैं, जो दोहरा लाभ ले रहे हैं, उनके शब्दों में अब उनके आरक्षण पर ताला लगने वाला, क्या कहेंगे? देखिए, कल मैं देख रहा था, जिनको मैं बोलता हूं आरएसएस और बीजेपी के धांगर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस मसले पर निश्चित रूप से इन लोगों ने साबित कर दिया कि ये धांगर ही है। और मैं इनको कुपड़ भी बोलता हूँ। कुपड़ इसलिए बोलता हूँ, इसमें से कई लोग ईसाई मिशनरियों के द्वारा संचालित स्कूल और कॉलेजों में पढ़े हैं, लेकिन है कुपड़। कुपड़ इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जो है वो कोई नया नहीं है। मतलब यह व्यवस्था जो है 1950 में जो संविधान लागू हुआ उसके बाद ही यह बनाया गया। 10 अगस्त 1950 को संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 जारी किया गया। उसी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, हिंदू और उससे एलाइड जो धर्म है, उसको छोड़ेगा तो उसका शेड्यूल का स्टेटस खत्म हो जाएगा। तो नया तो है नहीं। अब इस मसले पे आप कोर्ट जाएंगे तो कोई भी, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो संविधान आदेश के खिलाफ तो नहीं जाएगा। अब मैं तो उस पास्टर को भी कुपड़ बोलूंगा जिसको कुछ एबीसीडी पता नहीं है और सबको स्वर्ग भेजने के लिए जो काम कर रहा है। अब सोचिए, उनको पढ़ना तो चाहिए भाई। कैसे सोच के आप सुप्रीम कोर्ट गए जब संविधान आदेश जो है 1950 में जारी किया गया है। और इसका कारण यह है देवेंद्र भाई, क्योंकि दलित शेड्यूल कास्ट के लोग वर्ण और जाति व्यवस्था का हिस्सा है, और इसी की वजह से इनके ऊपर सबसे ज्यादा जातीय भेदभाव और हिंसा हुआ है, और इनको अछूती कहा जाता है। तो इसीलिए ये जो है कि उनको संरक्षण दिया हुआ है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत को खत्म कर दिया, लेकिन आज भी देखिए, क्या दलित व्यक्ति जब जाएगा शादी करने, घोड़ी में बैठ सकता है कि एकदम ईमानदार से, कि कोई एकदम कोई अड़चन नहीं? आज भी उनको घोड़ी में बैठने नहीं दिया जाता है। आज भी बहुत सारे दलित जो है कि मंदिरों में नहीं जा सकते हैं। ये सब चीजें हैं। अब आदिवासियों के लिए उसी तरह का व्यवस्था जैसे 10 अगस्त 1950 को अनुसूचित जाति के लिए जारी किया गया, और 6 सितंबर 1950 को अनुसूचित जनजाति संविधान आदेश जारी हुआ। 10 अगस्त और 6 सितंबर। हाँ बिल्कुल, जस्ट 1 महीने का अंतर। अगर इसमें भी धर्म का ही एंगल होता तो उसी टाइम वो जारी हो जाता, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आदिवासी वर्ण और जाति व्यवस्था में नहीं आता है। आदिवासी एक काबिलायत व्यवस्था है जिसका आधार जो है कि समानता है। हालांकि हमारे साथ भी नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव होता है। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के साथ जो भेदभाव होता है जाति के आधार पर होता है, और ये जो एसटी समाज के साथ जो भेदभाव होता है वो नस्ल के आधार पर। हाँ, ये अंतर है, बड़ा अंतर है। और उसमें देखिएगा कि ये स्पष्ट है। मैं तो दंग हूं ये सुन के, पढ़ के। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने जो है कि सिर मोड़वा लिया, हमारा जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आदिवासी पहचान, संस्कृति सबको जो है कि संरक्षण देने के लिए है। कोई कह रहा है कि एससी का मतलब भी एसटी होता है, एसटी का मतलब एससी होता है, मतलब कुछ भी। अरे उससे भी ज्यादा देवेंद्र भाई, मैं तो सुना जनजातीय सुरक्षा मंच का एक कुपड़ हाँ बोल रहा है, जानते क्या आप, झारखंड सरकार गिर जाएगी क्योंकि 10 आदिवासी जो विधायक हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं, उनका जो है कि सदस्यता खत्म
कहां कहां से ये लोग लेके आते हैं ऐसा ज्ञान, महाज्ञान। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कुपड़ है, असल में धंगर ही है, धंगर ही रहेंगे। नहीं, मुझे भी आश्चर्य लगा कि जब उन्होंने कहा कि एससी ही एसटी और एसटी ही एससी है, और ये बातें जनजातीय सुरक्षा मंच के साथ सोमा उरांव की ओर से कही गई। तो अब चूंकि सोमा उरांव जनजातीय सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता हैं या उससे जुड़े हुए हैं, अभी उनका ये नरेशन सोसाइटी में जाता है तो सोसाइटी का एक तबका में तो इस भ्रम की स्थिति तो बनेगी नहीं। अभी भ्रम की स्थिति नहीं, शुरू में भ्रम की स्थिति बनी थी। जैसे मैंने सारे चीजों को सोशल मीडिया में लेकर आया, और मैं ये भी विश्वास कर रहा हूँ आपका ये वीडियो जब लोग देखेंगे तो उनको, और लोग जानते हैं आज के समय में ये आरएसएस के जितने भी धांगर है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इन लोग का ज्ञान को लेकर लोग बहुत टाइम में जो है कि वो जान गया कि ये लोग को कुछ आता जाता नहीं, ना संविधान के बारे में जानता है, ना कोई संविधान आदेश, ना कोई कानून के बारे में जानता है। बस आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर से जो भी इनके पास आता है बस उस पर बकते रहता है। तो इनके एक सवाल जो बराबर खड़ा किया जाता है कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, ईसाई हैं, वे दोहरा लाभ ले रहे हैं। दो चीज आपको बताता हूँ, एक दोहरा लाभ के सवाल पर भी, और दूसरा दोहरा लाभ में लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि दोहरा लाभ इस तरह से है कि आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है तो मिशनरी स्कूल में पढ़ता लिखता है और एसटी आरक्षण से नौकरी ले लेता है। अगर यही चीज सभी लोग पर इसी फ्रेम को लागू किया जाए तो जो आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है वो भी दोहरा लाभ लेता है, जो आदिवासी सरना धर्म को मानता है वो भी दोहरा लाभ लेता है। अब खोजिए ना, आज के समय में जितना अफसर हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, आदिवासी या ईसाई धर्म को, उसमें से बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मिशनरी स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए हैं और आरक्षण से नौकरी कर रहे हैं, उस हिसाब से वहां भी दोहरा लाभ हुआ। अब एक नैरेटिव ये भी बनाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा आरक्षण जो है क्या ईसाई धर्म वाले खा रहे हैं, ईसाई धर्म वाले खा रहे हैं। अब राजनीति में देखिए, झारखंड का 25 साल हो गया, क्या कोई ईसाई धर्म मानने वाला आदिवासी मुख्यमंत्री बना? क्या कोई बड़ा पोर्टफोलियो में है? इतना दिन में कौन कौन लोग मुख्यमंत्री बने? उसके अलावा पॉलिटिकल जो है कि रिप्रेजेंटेशन, एमपी का देखिए कितना सदस्य एमपी बनता है जो 5 आरक्षित सीट में से, एमएलए 28 सीट में से देख लीजिए 10% भागीदारी। तो ये सब फर्जी नैरेटिव है। और उसके साथ साथ नौकरी, अभी डेटा आया है जो आईएएस के लिए जो रिजर्व सीट है हम लोगों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, आदिवासी के लिए, वो बता रहा है कि 1.2% ही फुलफिल है, 1.2%, आईपीएस 1.4%, आईएफएस 2.4%। तो वहां रोक के कहां रखा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद 80% सीट खाली है, कौन रोका है उनको जाने के लिए वहां पर? तो ये सब इसी से स्पष्ट है, आरएसएस और बीजेपी इनका शुरू से 100 साल आरएसएस का हो गया, सभी मामले में ये फर्जी नैरेटिव, बेबुनियाद तथ्य और झूठा इतिहास से परोसते हैं। अभी जैसे युद्ध चल रहा है, सरकार की गलत नीति, अमेरिका के सामने सरेंडर करने की वजह से गैस हम लोग को नहीं मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं ये लोग? अभी आपने सुना हो, देखा हो सोशल मीडिया सब में, बहुत बड़े धर्मगुरु, नहीं बोलूंगा नाम, वो क्या बोल रहे हैं? गैस से खाना खाने की वजह से पुरुष लोगों का जो है पुरुषा शक्ति खत्म हो रहा है। मतलब नैरेटिव देखिए, मतलब अपनी सरकार को बचाने क्या क्या कुपड़ अनपढ़ जैसा जो है कि लोग नैरेटिव बनाते रहते हैं। आप कर सकते हैं, पर चंपाई सोरेन उनकी जो पूरी शिक्षा, दिशा, राजनीतिक प्रशिक्षण, ये सब कुछ तो हुआ दिसुम गुरु के सानिध्य में। दिसुम गुरु का ईसाई समुदाय को लेकर संसद में दिया गया भाषण अपने आप में प्रमाण है कि कथित रूप से ईसाई धर्म के विस्तार को उन्होंने कभी भी खतरा नहीं माना। बावजूद इसके जब कल फैसला आता है तो तुरंत चंपाई सोरेन का एक पोस्ट आता है और वे कहते हैं कि जिस तरह से एससी समाज को के पक्ष में फैसला आया है वैसा ही एसटी समाज के पक्ष में भी होना चाहिए, और धर्मांतरण के खिलाफ तो लोग देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनीष चंपाई बाबू कब क्या बोलते उनको खुद ही पता नहीं रहता है। आपको पता है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो आदिवासी महिलाएं गैर आदिवासी शादी करते उनका आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, वो ये भी किया। और दमाद किसको बना के रखे? आप खोज लीजिए उनके अपने घर में, जो व्यक्ति खुद ही अपना घर में अपना सुरक्षण नहीं कर पाया, वो क्या पूरे झारखंड के लोगों को संरक्षण देगा? वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। और आपको पता ही है
कि अब जैसे ही वो दिल्ली गए, दिल्ली से चश्मा बदला, आरएसएस का चश्मा पहना, तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें कोई बहुत आश्चर्यचकित होने की बात नहीं। चंपाई सोरेन इकलौते नहीं न हैं। एक निशा उरांव है, वो निशा उरांव के पिताजी रामेश्वर उरांव सरना धर्म कोड की लड़ाई लड़ते हैं। निशा उरांव सरना सनातन एक का नारा लगाती है। और सिर्फ सरना धर्म कोड का लड़ाई नहीं लड़ते हैं, उनका स्टेटमेंट है, आधिकारिक स्टेटमेंट। वो कहते हैं कि सरना और सनातन हिंदू अलग अलग है ना। वो बाबा कार्तिक उरांव के लाइन में बात करते हैं, और उनकी बेटी कहते हैं सरना सनातन एक है। अब वही लोग तय कर ले। मैं तो ये कह रहा हूं, असल में देखिएगा, मैडम निशा उरांव कब से सरना सनातन एक है बोल रही है? जैसे ही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत रांची आते हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है, तब से वो सब स्टेटमेंट चेंज करते। उसके अलावा उस मुलाकात के वक्त मैं भी था, और उसी गेट पर मैंने ही सवाल उनसे किया था, उससे बचती नजर आई थी। बिल्कुल। और उसके बाद भी देखिएगा, मैं देख रहा हूं अभी स्पष्ट, कल ही एक बहुत बड़े पारंपरिक अगुवा का मेरे पास फोन आया। उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि मैडम निशा उरांव खुद ही रूढ़ी प्रथा को त्याग कर, उसका अवहेलना करके जो है कि दूसरा समाज में गई है। तो उन्होंने मुझे कहा, पहले हम लोग उनको बुला रहे थे अपने कार्यक्रम में, अब हमने मना कर दिया, हम लोग नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि आपका वीडियो देखे हम लोग को ये बात पता चला। तो आप सोच लीजिए, अब उनको आदिवासी मंचों पर नहीं बुलाया जा रहा है। जो उनके आगे पीछे दौड़ते थे वो भी दौड़ना बंद कर दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब आरएसएस का मंच में जा जाके अपना भाषण दे रहे हैं। और उसमें दो चीज मुझे दिखता है, एक तो शायद उनका पॉलिटिकल एस्पिरेशन होगा 29 में चुनाव लड़ना, तो बीजेपी आरएसएस को खुश करेंगे तो टिकट मिलेगा। दूसरा, आपको याद होगा जब माननीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव मंत्री थे, तब उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था, और उनके यहाँ कैश भी बरामद हुआ था, और ऐसे कहा जा रहा था कि वो शराब घोटाला से संबंधित है। उसके बाद क्या हुआ हम लोग नहीं जानते हैं, लीगल वैलिडिटी नहीं पता, लेकिन शायद हो सकता है कि वो अपना पिताजी और भाई को बचाने के लिए भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। आरएसएस के नजदीक में गई होगी, क्योंकि सरकार तो आरएसएस की ही है, क्योंकि बाकी चीज में कार्रवाई हो रही है। माननीय बंधु तिर्की जैसे व्यक्ति 6 लाख का जो उनका आय ज्यादा था, 6 लाख में विधायकी, हाँ, उनका विधायकी चली गई देश के इतिहास में अपने आप बिल्कुल। मामला। और जहां पे लगभग 30 लाख शायद उसका बरामद हुआ था, वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये तो आश्चर्यजनक बात है ना। तो ये सब चीजें बहुत लिंक दिखाई पड़ता है। देखिए, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि अपनी निजी आर्थिक और राजनीतिक हितों के संरक्षण में या अपना परिवार के संरक्षण में वो पूरा का पूरा एक समुदाय, देश के 12 करोड़ आदिवासियों की धार्मिक आस्था, धार्मिक पहचान, धार्मिक आजादी को जो है कि वो मटियामेट करने का अभियान चला रही है। बहुत ही दुर्भाग्य है, और आने वाले पीढ़ी उसको जो है कि माफ नहीं नहीं, वो ठीक है, वो तो पीढ़ी अपना फैसला कर लेगी। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से नैरेटिव सामने आ रहे हैं तमाम लोग, चाहे चंपाई सोरेन हो, दूसरा पक्ष हो, जनजातीय सुरक्षा मंच हो, समाज में आप कह रहे हैं कि नहीं, समाज में भ्रम किसी की नहीं है, पर मैं जो सोशल मीडिया में देख रहा हूं, ये तो बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड कर दिया गया है इस फैसले के बाद कि एसटी को अब आरक्षण नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब फर्जी नैरेटिव। देखिए, पहले भी आप देखेंगे कई चीज ये लोग स्टेब्लिश कर रहे थे। एक समय में आप देखिएगा, मैडम निशा उरांव ऐसे स्टेब्लिश कर रहे थे कि पेशा कानून से रूढ़ी प्रथा वालों का है, सरना पूजा करने वालों का है। फिर हमने सच्चाई लेके आया जनता के सामने कि पेशा कानून का धारा 4C देख लीजिए, क्या बोलता है, जो भी व्यक्ति गांव का वोटर लिस्ट में होगा उसका सदस्य होगा। शांत हो गए। अभी क्या बोलती है उसमें कि जो भी रूढ़ी प्रथा वाले हैं वही अध्यक्ष बनेगा। फिर मैंने इसको लेके आया कि जो गांव बसाए थे, जिनके पुरखों ने गांव बसाया था, जो विलेज नोट में जिनके बारे में जिक्र है, उसी परिवार के लोग बनेंगे। तब उसमें भी साथ हो, तो बादल छटता है। देखिए, झूठ जो है शुरू में प्रबल दिखता है, लेकिन वो बहुत जल्दी छट जाता है। सच्चाई कभी भी जो है कि दबेगी नहीं, वो आएगा, सच्चाई सामने आना ही। और जब सच्चाई सामने आएगा तो ये लोग धराशायी होंगे। जैसे इसी में भी देखिए, ये लोग इतना नाच गान कर रहे थे, अभी सच्चाई आ रहा है तो लोग तो सोशल मीडिया में देखिए ना, उनके पोस्ट में जाके देखिए, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां आप जाके देखिए, तब पता चलेगा आपको कि कितना उनको जो है कि गालियां पड़ रहा है कि झूठ परोसने की वजह से। एक तर्क जो दिया जाता है, शायद उस तर्क ज्यादा मजबूत है। वो तर्क है कि जो कन्वर्टेड ईसाई हैं वो अपनी परंपरा को छोड़ चुके हैं, अपने रस्म रिवाज को छोड़ चुके हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ चुके हैं। तो उस हालत में
उनका आदिवासी बने रहना क्या न्याय संगत है? नहीं, ये नैरेटिव अपने अपने गलत है। इसलिए कि आपको अगर इसको समझना है, आप कन्वर्सन का जो डेफिनेशन इन लोगों ने बनाया है, क्या डेफिनेशन बनाया? जो सरना धर्म को छोड़ के ईसाई बन गया या मुसलमान बन गया, वो धर्मांतरण है, और बाकी हिंदू बना वो धर्मांतरण नहीं वो है। तो कहते ही कि सरना आप देख लीजिए 1931 का जनगणना देख लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। वो भी जो प्रमुख समुदाय हैं, खड़िया, मुंडा हो, संताल, उरांव, इनके बारे में। और जो है इसमें ये भी देख लीजिए, जो लोग सनातन हिंदू धर्म में चले गए वो अपना किली और टोटेम छोड़ दिए हैं। क्या लिख रहे हैं? कुमार, कुमारी, देवी। क्या वो कन्वर्शन नहीं है? सब चीज बदल रहा है। आप खाली कहते हैं कि जो ईसाई धर्म में गया वो संस्कृति छोड़ दिया, तो ये टोटेम ही से अलग हो गया, उसका क्या है? तो ये नैरेटिव आपको देखना है तो आप चलिए ना, जंगलों में अभी चलिए। डीएनए रिपोर्ट क्या बोलता है? हंटर और गैदरर्स के वंशज ही सबसे पहले यहाँ रह रहे थे, हंटर और गैदरर, और उनके वंशज हम। जंगल में अब चले जाइए, अभी महुआ का समय है, महुआ चुन रहे हैं लोग, उसमें जो पता कर लीजिए कि देख के बताइए तो हमको कौन क्रिश्चियन है, कौन सरना है, कौन जो है हिंदू आदिवासी है, कौन क्या है। तो ये सारा नैरेटिव आरएसएस का दिया हुआ है कि उनको पता है कि आदिवासी को डिवाइड करेंगे तभी जो है कि उनका वोट हम ले सकते हैं। डिलिस्टिंग की बात करते हैं लोग। डिलिस्टिंग कौन करेगा? संविधान का अनुच्छेद 342(2) में संसद को पावर है डिलिस्टिंग करने का। जब डिलिस्टिंग आरएसएस का एजेंडा है, धारा 370 हटवा दिया आरएसएस ने, 12 साल से इनकी सरकार केंद्र में है, ये लोग क्यों विधायक ये बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? आपको क्या लगता है क्यों बिल नहीं ला रहे हैं? क्योंकि लाना नहीं है, इनको पता है ना, अगर ये बिल लाएंगे तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरे देश में हंगामा मच जाएगा। इनको पता खतरा यही है कि उत्तर के जो सातों राज्य हैं वहाँ भाजपा का शासन, और वहाँ के जो मेजोरिटी है, और उतना सिर्फ नहीं, भाजपा का शासन सिर्फ नहीं जाएगा। आप जो है ये क्या बोले, नागालैंड जैसा राज्य जो है बोलेगा आप आपके साथ हम नहीं रहेंगे, अलग देश। मिजोरम, हाँ, वहां बहुत बड़ा, अभी भी देखिए उनका बहुत सा चीज अलग है। तो लेकिन ये लोग जानते हैं कि सेंट्रल इंडिया में बस हवाबाजी करके रखो। आप कहना चाह रहे हैं कि भाजपा का जो नैरेटिव सेंट्रल इंडिया के लिए होता वो अलग होता है। बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट के लिए आप सिंपल देखिए ना, उन्हीं के किरण रिजिजू मंत्री हैं अभी भी, क्या बोले थे? नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं कि वहां तो बीफ तो हम लोग खाते हैं, उसमें बीफ बैन नहीं, गोवा में बीफ बैन नहीं, लेकिन यहाँ पे तो वो तो क्रिश्चियन है ना भाई, तो खाएंगे। नहीं तो आप तो फिर भी जब सुनिए, गोवा में क्या उन्होंने वादा किया कि बीफ जो है कि एकदम और दिया जाएगा, कमी नहीं होने दी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में बोल रहे हैं कि कोई ऐसा बीफ पर बैन नहीं होगा, और यहाँ पे गाय माता है, यहाँ पे कानून भी लेके आ गए। तो ये सारा कुछ दोहरा चरित्र इनका है। इनको सिर्फ और सिर्फ शासन करना है। आरएसएस का एक ही एजेंडा है, इनको बाकी चीजें धर्म और कर्म। एक चीज जो जानना चाहें, कल एक फैसला आया है, वो है घुमंतु जाति और अर्ध घुमंतु जातियों के बारे में। उसके लोग गए थे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उनका तर्क है कि 1913 के बाद उनकी जनगणना नहीं हुई है, और चूंकि उनकी जनगणना नहीं हुई तो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ये जो पूरी कोशिश है, इस समाज को जातियों में बांटने की कोशिश है, जबकि भारत का संविधान जाति विहीन संविधान। आपको नहीं लगता कि इन दिनों कोर्ट जो है थोड़ा जाति विहीन समाज बनाने पर जोर दे रहा है? यूजीसी के मामले में भी इसी तरह कोर्ट का स्टैंड आता है, इस मामले में भी आता है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को पूछना चाहिए, अगर आप जाति विहीन देश बनाना चाहते हैं। मैं भी सोचता हूं कि एक तरफ तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जाति विहीन देश बनाने की बात, समाज बनाने की बात और समानता को पूरे जगह पे लाने की बात करता है, लेकिन अगर अपर जुडिशियरी में आप देखिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बात करते हैं वहां पे कुछ लागू हो रहा है। आप अपर जुडिशियल, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाँ, सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हाई कोर्ट है उसके अंदर, अब देख लीजिए ना, जितने जजों की नियुक्ति हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, दलित, आदिवासी, ओबीसी कहां दिखता है?
उसी तरह हाई कोर्ट में भी थोड़ा बहुत दिखेंगे आपको। तो कहने का मतलब यह है, जब समानता और जाति विहीन देश और समाज बनाने की बात है तो सबसे पहले पहल सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। जब कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ में पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, किरण रिजिजू काफी हाँ बिल्कुल, किरण रिजिजू के अलावे महामहिम राष्ट्रपति उन्होंने कई जगह पे कहा कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, कह रही है। बिल्कुल, और यूपीएससी जैसा एग्जाम होना चाहिए, लेकिन उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्यों भाई? फिर आप जैसे ही आदिवासी, दलित, ओबीसी और कमजोर तबका के लोग अधिकार मांगते हैं, तब वहां पे आप कहते हैं कि आप जाति की बात कर रहे हैं। यही बड़ी बात है। जब भी वंचित तबके की ओर से इक्वलिटी की बात होती है, उनके लिए वेलफेयर स्कीम बनाने की बात होती है, तब कोर्ट का एक अलग नजरिया आता है। वो कहता है कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए। अच्छा लगता है सुनने में, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रैक्टिस में कुछ दूसरा होता नजर आता है। बिल्कुल। और इसमें यह भी आप देख लीजिए, देश में जाति विहीन समाज या जाति विहीन देश कब होगा? जब जाति व्यवस्था का मूल व्यवस्था वर्ण है, वर्ण व्यवस्था। तभी अक्सर आप देखिएगा जितने इस तरह के जजेज होंगे, जाति व्यवस्था पर जरूर बात करेंगे पर वर्ण व्यवस्था पर बात नहीं करेंगे। वर्ण व्यवस्था मूल आधार है ना, वहां से जाति आई है ना। तो अगर आपको खत्म करना तो वर्ण व्यवस्था को प्रतिबंध लगाइए, तो उस पर बात नहीं करेंगे। दूसरी बात आप देखिएगा, देश में जितने भी स्वर्ण लीडर हैं क्या नैरेटिव बनाते हैं? किसी आदिवासी नेता को, दलित नेता को, ओबीसी नेता को जातिवादी नेता बना बोलते हैं। लेकिन वर्ण और जाति व्यवस्था किसने लाया? ये स्वर्णों ने लाया, वही तो लाया है, दूसरा तो नहीं लाया है। तो लाने वाले देश में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था स्थापित करने वाले आप, और जातिवादी जो है कि नेता, और जातिवादी लोग कौन हो गया? दलित, आदिवासी और ओबीसी। नहीं, मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था। होता क्या है कि जब भी वंचित जातियों की ओर से, डिप्राइव क्लास की ओर से अपनी जाति को सशक्त करने के लिए या उनका पॉलिटिकल और सोशल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात होती है, तो उस पूरे मूवमेंट को जातिवादी करार दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो है जाति विहीन समाज की ओर बढ़ता हुआ कदम है। बिल्कुल, वो समुदाय को एम्पावर करने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है। आरक्षण भी देख लीजिए, आरक्षण क्यों आया था संविधान में? आरक्षण इसलिए आया था कि सामाजिक रूप से भेदभाव बड़े पैमाने के पर किया गया, लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया गया? आर्थिक आधार पर होना चाहिए, आर्गुमेंट उसी पर चल रहा है। और देख लीजिए कि आर्थिक आधार पर 10% लेके आ गया, जबकि वो संविधान के खिलाफ है। संविधान का अनुच्छेद 16 संविधान कहता है शैक्षणिक और बिल्कुल, हाँ, लेकिन इसमें आर्थिक आधार पर आपको जो इनके लिए लेके आ गया ईडब्ल्यूएस। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओके कर दिया, मतलब संविधान के खिलाफ। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत संतुलित तरीके से चीजों को नहीं देख पा रहे? नहीं, वहां भी कहीं ना कहीं आप देखिएगा, जो भी जजेज बन रहे हैं वो आप जाति और धर्म और बाकी चीजों को लेके अपने दिमाग में लेके वहां पे जा रहे हैं। जिस सामाजिक बैकग्राउंड से वे आते हैं, वो जो सामाजिक नजरिया बिल्कुल है उससे मुक्त। अब उसका इम्पैक्ट आप देखिएगा कि फैसला में आया। जैसे उसका सबसे बड़ा उदाहरण बाबरी केस। बाबरी केस में क्या था? टाइटल सूट का मामला था। जब चीफ जस्टिस जो है बाद में क्या बोले कि मैं जब फैसला देने से पहले मैं भगवान से पूछा, उसके बाद मैंने फैसला दिया। ये क्या मतलब है? बाद में राज्यसभा में बताइए, मतलब आपको फैसला देना है, जब आम आदमी जाता है तो आप कहते हैं कि फैक्ट्स दिखाओ। इसका मतलब कि बाबा साहब अम्बेडकर का वो सपना कि कास्टलेस सोसाइटी, ये तो कोर्ट को याद रहता है, बिल्कुल, पर ये देश सेकुलर है, नेहरू का जो सपना है वो कोर्ट भूल जाता है। बिल्कुल, सब चीज मामले में अंतर जो है कि डोमिनेट जो है कि वही वर्ण और जाति व्यवस्था करता है, उसी के आधार पर फैसले चलते आपको लगता है? और नहीं तो इसी में देखिए ना, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 ये तो बना था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बना था कि 2012 का जो रेगुलेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है, आप नया रेगुलेशन बनाइए। सरकार जब रेगुलेशन बना के लेके आया तो सुप्रीम कोर्ट के ही 2 जजेज जो है कि रोक दिए। और उसमें क्या नैरेटिव बनाया गया जो यूजीसी रेगुलेशन में जो कमिटी बनेगा उसमें स्वर्णों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वही आधार बताया ये लोग ज्यादा। तो यहाँ 2 जजेज जिन्होंने फैसला दिया वो तो दोनों के दोनों स्वर्ण है, तो उसको दलित, आदिवासी, ओबीसी क्यों मानना चाहिए?
फिर तो आपको अगर वहां पे हर जगह जाति दिख रहे तो हमको भी तो जाति दिखना चाहिए। तो हम जाति देखिए तो हम जातिवादी, और आप जो है कि पूरा दिमाग में जाति बैठा है, वहां पे जाति नहीं, तो ये कैसे चलेगा। ये थे हमारे साथ ग्लैडसन डुंगडुंग जी, जो हर बार की तरह इस बार भी जो तमाम मुद्दे थे, जो सोशल इश्यूज थे, उस पर अपनी राय को बेखौफ अंदाज में रखा। इसे साथ ही इस बातचीत को विराम देते हैं, मिलते हैं किसी फिर नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।